हेलो गाइस, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मास कैंपस पे। आज हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए मैं बता देता हूँ वो टॉपिक्स क्या होंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा यूरिन एक्सक्रीशन। दूसरा टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन। तीसरा टॉपिक होगा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। चौथा टॉपिक रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट। पांचवा टॉपिक ओस्मो रेगुलेशन और छठा टॉपिक आर्टिफिशियल किडनी। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरिन एक्सक्रीशन की। यूरिन एक्सक्रीशन से पहले हम पाथवे ऑफ यूरिन के बारे में जानेंगे। पाथवे ऑफ यूरिन बनता कहाँ है? नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन ऑफ किडनी। ये क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ये यूरिन बनाती है। नेफ्रॉन से ये कहाँ जाती है? पेल्विस में, पेल्विस ऑफ किडनी। किडनी में ये पेल्विस पाया जाता है। मैं दिखाऊंगा अभी डायग्राम से। पेल्विस ऑफ किडनी। फिर ये पेल्विस इसे यूरेटर में छोड़ देती है। यूरेटर इसे यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ता है। यूरिनरी ब्लैडर इसे स्टोर करके रखता है। ये स्टोर करके रखता है, लेकिन जब ब्रेन का इम्पल्स आता है तो इसमें एक मसल्स पाई जाती है, स्पिंक्चर मसल। ये मसल रिलैक्स करती है और यूरिन इससे पास हो जाता है और यूरिन जाता है यूरेथ्रा में और यूरेथ्रा इसे एक्सक्रीट आउट कर देती है। ये पूरा यूरिन एक्सक्रीशन है। अब यूरिन एक्सक्रीशन की मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ excreting out urine through urethra is called urination. यूरिनेशन को हम मिक्सचुरेशन भी बोलते हैं। अब मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ कि ये डायग्राम में कैसे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक कॉर्टेक्स और मेडुला में। कॉर्टेक्स और मेडुला जब ये नेफ्रॉन यूरिन बना देते हैं तो ये यूरिन पेल्विस में चले जाता है। ये पूरा पेल्विस है। ये पेल्विस फिर इसे यूरेटर में छोड़ देता है और जब ये यूरेटर यहाँ पर कनेक्ट होता है तो ये यूरेटर यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करने के लिए रख देता है। फिर ब्रेन का इम्पल्स आता है और स्पिंक्चर मसल रिलैक्स करती हैं और फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है। ये पूरा यूरिन एक्सक्रीशन है। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे यूरिन में कितना क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो यूरिन में होता तो वैसे वो रीअब्जॉर्प्शन होता है यूरिन में। नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्प्शन होता है यूरिन के लिए, लेकिन फिर भी 95% वाटर बच जाता है यूरिन में और 5% बचता है सॉलिड वेस्ट। अब ये सॉलिड वेस्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बटा हुआ है। तो मैं पहले ऑर्गेनिक बताऊंगा और हर एक वेस्ट की का अमाउंट बताऊंगा ग्राम पर लीटर में। मतलब 1 लीटर में वो कितना ग्राम पाया जाता होगा। सबसे पहले ऑर्गेनिक में आता है यूरिया, यूरिया हमारी बॉडी में
नहीं, यूरिन में 2.3 ग्राम पर लीटर होता है 2.3 ग्राम होता है 1 लीटर यूरिन में। फिर आता है क्रेटेनाइन। क्रेटेनाइन हमारी बॉडी में 1.5 ग्राम पर लीटर होता है, बॉडी नहीं, यूरिन में। फिर यूरिक एसिड आता है। यूरिक एसिड 0.7 ग्राम होता है। और फिर कुछ और वेस्ट आते हैं अदर्स, जो वो वेरिएबल होते हैं कि कभी भी आते हैं और कभी नहीं आते। तो ये होते हैं 2.6 ग्राम। अब हम इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक में सबसे टॉप पे है NaCl। NaCl 9 ग्राम होता है। फिर आता है KCl। NaCl और KCl तो आपको मालूम होगा, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। KCl है 2.5 ग्राम। फिर है अमोनिया NH3, ये होता है 2.6 ग्राम। और इसमें भी कुछ और वेस्ट होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, वो होते हैं 2.5 ग्राम। ये तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट और यूरिन एक्सक्रीशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूरिन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन। फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है सबसे पहले कलर। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है येलो, क्लियर। ये कीवर्ड लिखिए, ये कीवर्ड है, ये लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखते तो मार्क्स कट जाएंगे। और इसमें एक पिगमेंट होती है ड्यू टू, ये येलो कलर उस पिगमेंट की वजह से होती है, ड्यू टू द पिगमेंट यूरोक्रोम। फिर इसका वॉल्यूम से पहले मैं बता दूं कि ये जो यूरोक्रोम है, ये वर्ड आपको बिल्कुल याद बाय हार्ट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन रिलेटेड आ सकते हैं कि वो यूरिन में पिगमेंट कौन सी पाई जाती है, तो यूरोक्रोम आप लिख देना। और फिर ये वॉल्यूम होता है 1 लीटर टू 1.5 लीटर पर डे। 1 लीटर टू 1.5 लीटर हमारा यूरिन निकलता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। फिर इसके पीएच तो आपको पता होगी, जिसकी पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल, जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो एसिडिक होता है, और जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है वो बेसिक। तो इसकी पीएच होती है 6 to 8 के बीच में। वैसे तो स्लाइटली बेसिक होता है, लेकिन प्रोटीन डाइट से प्रोटीन इसे एसिडिक बनाती है। और अगर हम वेजिटेबल डाइट लें तो ये उसे बेसिक बनाती है। ये अब हो गई उसकी पीएच वैल्यू। अब इसका ओडोर, मैंने बताया था कि इसमें अमोनिया पाया जाता है, तो अमोनिया का वो ओडोर क्या होता है? पंजेंट स्मेल। वही ओडोर इसका यूरिन का होता है। 5वां पॉइंट है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.003 टू 1.005 के बीच में। अब मैं रेगुलेशन ऑफ यूरिन के बारे में पढ़ाऊंगा कि हमारा जो यूरिन है, ये क्या कहते हैं, यूरिन का इम्पल्स कहाँ से आता है। और रेगुलेशन तो ब्रेन ही करता है हमारा, ऑब्वियसली रेगुलेशन इज डन बाय ब्रेन। क्योंकि ये इम्पल्स इसी से आता है। इम्पल्स कम्स फ्रॉम ब्रेन। लेकिन नेफ्रॉन में कुछ काम होता है। नेफ्रॉन में जो रीएब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है
वो एक पिट्यूटरी ग्लैंड की एक हार्मोन से होती है। उस हार्मोन का नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसे एडीएच बोला जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है। ये पोस्टीरियर लोब, इसके पोस्टीरियर लोब से। और अगर एडीएच कम हो गया, एडीएच रिड्यूस्ड, तो जो यूरिन का आउटपुट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। यूरिन विल इंक्रीज। ये यूरिन आउटपुट की बात हो गई। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑस्मो रेगुलेशन में सिर्फ एक डेफिनेशन मेन है। ऑस्मो रेगुलेशन, ये डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। ऑस्मो रेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग the balance of ions and water in the body। ये डेफिनेशन इसकी मेन है। ये डेफिनेशन के अलावा और कोई क्वेश्चन इससे बन के आता नहीं है। अब मैं कुछ और बताना चाहूँगा। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, मतलब कभी कभी हमारी यूरिन में कुछ गलत चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो मैं बता देता हूँ वो क्या क्या होती हैं। और कभी कभी वो चीज़ कोई ज़रूरी चीज़ होती है, वो नहीं पाई जाती, तो वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहला है, अगर ब्लड सेल हमारी बॉडी में पाया जा गया तो इसे हम हेमेच्यूरिया बीमारी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है, हेमेच्यूरिया। दूसरा है ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर हो तो हमारी इस बीमारी का नाम हम कहेंगे ग्लूकोसीरिया। ये ग्लूकोसीरिया होती है डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से। डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों होता है? लैक ऑफ इंसुलिन। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन कम है तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। ये डायबिटीज़ मेलाइटस, इसे शुगर भी कहते हैं लोग कॉमन लैंग्वेज में। तो ये ग्लाइकोसीरिया डिजीज़ लाती है हमारी बॉडी में। तीसरा है एल्ब्यूमिन। अगर ये हमारी बॉडी में आता है, ये दो रीज़न से आता है। ये पहला रीज़न होता है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, या फिर ड्यू टू इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ बोमन्स कैप्सूल।
ये अगर हमारी बॉडी में पाया जाता है तो ये बोमन्स कैप्सूल की वजह से आता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आता है। चौथी चीज़ है बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स होना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि ये बाइल पिगमेंट्स ओनली प्रेजेंट इन फीसेस, ओनली प्रेजेंट इन फीसेस, नॉट इन यूरिन। ये कुछ बीमारियों की वजह से आता है। सबसे पहली बीमारी एनीमिया की वजह से आता है, और जॉन्डिस की वजह से, और लिवर सिरोसिस की वजह से। और एक बीमारी होती है हमारी बॉडी में, किडनी स्टोन पाया जाना। किडनी स्टोन ये यूरिन में तो नहीं पाया जाता, किडनी स्टोन में पाया जाता है। किडनी स्टोन इन किडनी, हमारी किडनी में या फिर स्टमक में पाया जाता है। अगर ये किडनी स्टोन पाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में वाटर की कमी है, यानी कि आप वाटर ज़्यादा नहीं ले रहे हो अपने फूड में, या फिर इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। बस किडनी स्टोन इसी वजह से होता है। अब हम आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग होते हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेनली ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों के लिए होता है किडनी फेल्स, बूढ़े लोगों की किडनी फेल हो जाती है। तो उनकी वो किडनी तो निकाल दी जाती है, लेकिन फिर उनके साथ कोई प्रोसेस की जाती है। वो प्रोसेस आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ोगे। अगर आपने 11th में बायो लिए तो हायर क्लासेस में आप जाकर पढ़ोगे तो इस जो प्रोसेस होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस की डेफिनेशन अभी मेरे पास नहीं है, मैं कुछ दिनों बाद एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं डाल दूंगा डायलिसिस की डेफिनेशन।